जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। मेरे साथ बैठे हैं साहिल भाई, साहिल सूर्यवंशी जी। चंपारण उम्पारण के रहने वाले हैं, दिल्ली में पिछले कई सालों से हैं। आप इनकी स्टोरी पिछले 3 एपिसोड में देख चुके हैं। सेल्फ मेड आदमी हैं, 8वीं पास हैं। इनका भी बाप बचपन में मर गया था। इनके बाप के इलाज में भी बहुत कर्जा हो गया था। 50 लाख रुपया कर्जा भरे हैं। आज एक सफल बिजनेसमैन है। दम भरते हैं कि दुनिया की कोई भी आइटम किसी को भी बेच सकता हूं। यू नेम द आइटम आई कैन सेल इट। इतना कॉन्फिडेंस है। कोई पढ़ाई नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, कुछ नहीं, कोई मेंटोर नहीं, कोई गॉडफादर नहीं दुनिया में। पिछले 3 एपिसोड देखिए इनकी स्टोरी। इनके पास कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज था, जज्बा। और मैं बताऊं आपको, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जिसको लोग कहते हैं ना, बेरोजगारी। हमको मौका नहीं मिला, हमारा बाप बचपन में मर गया था, हमारा बाप का इलाज में बहुत खर्चा हो गया था, हम तो बहुत तेज था, हमको तो रिजर्वेशन पॉलिसी ने मार दिया, हमसे कम नंबर लेके फलानवा सेलेक्ट हो गया, हमसे घूस मांग रहा था, या मतलब ये दुनिया भर के बहाने हैं। ये झूठ है। और मैं एक बात बताऊं, मैं तो कहता हूं ना कि ये बेरोजगारी जो है ना, ये सबसे बड़ा फ्रॉड शब्द है। और जो अपने आप को कहे कि मैं बेरोजगार हूं, पहले साले को गिरा के 4 लाठी मारो, फिर पूछो काय बेरोजगार है? कुछ करता काय नहीं। तुमको भगवान 2 गोड़ 2 हाथ दिए है ना, हाथ पैर है ना, फिर काय बेरोजगार है? तो आपने पिछली स्टोरी में बताया था आपकी लाइब्रेरी बंद हो गई। हाँ, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में लोगों को पढ़ने का आने लगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई भाई। और लाइब्रेरी सिर्फ इनकी बंद नहीं हुई ना, आप रेलवे स्टेशन पर कितनी बुक शॉप्स होती थी, एच व्हीलर की। हाँ, एच व्हीलर की, सब बंद हो गई। देखिए आज वहां पे बिस्किट नमकीन बिक रहा है, बिस्किट नमकीन, मास्क बिक रहा है, हाँ, पानी बोतल तो बिक रहा है जी। बुक्स आउटडेटेड हो गई। फिर क्या हुआ? तब लाइब्रेरी पिछले एपिसोड में आप देख चुके हैं, अब वहां से आगे स्टोरी शुरू कर रहे हैं जी। हाँ, कोई बात नहीं। तो हमारे साथ दद्दा जब वो लाइब्रेरी बंद हुई तो उस टाइम फिर मैं अपने स्टाफों को मतलब उसमें लगे रहे, इसके लिए उनके लिए कुछ कुछ मैं और डिलीवरी टाइप के वो आपने सब बता दिया। जी जी जी, वो सब चले गए, हो गया जी। तब तक मेरी शादी हो गई थी। शादी भी हो गई है पिछली बार। ऐश्वर्या राय से हम वापस आ गए थे। जी 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 जी, नहीं, ऐश्वर्या राय से शादी नहीं हुई थी। नहीं हुई, ऐश्वर्या राय से मिल मिला के हम वापस आ गए थे। ये सब हो चुका है पिछले एपिसोड में, आगे बताइए। जी जी जी, पर जो जिंदगी में आई है वो ऐश्वर्या राय से ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, अरे नहीं, उनसे भी मिलवाएंगे कभी। जी जी जी, आ गया। जी 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 जी। तो दद्दा फिर तो हमारे पास मेरी जो मिसेज है वो गवर्नमेंट जॉब में है, बैंकर हैं, जॉब करती हैं, ऑफिसर हैं, इलाहाबाद बैंक के ऑफिसर, अभी इंडियन बैंक। तो हाँ, तो सैलरी फिर आती थी, तो अभी सैलरी से घर चलने लगा। ठीक। अब ऐसा नहीं था कि बहुत टेंशन नहीं थी। हाँ, चलो, हाँ, 50-60 हज़ार रुपये आ रहे हैं कम से कम, तो उससे घर तो चल रहा है। और आपकी मैंने सबसे बड़ी खासियत देखी, कितना पैसा कमा ले, आप जमीन से जुड़े रहे। हाँ, मतलब वो आप सुविधा भोगी नहीं बने। दद्दा, हमारा खर्चा आज भी उतना ही है जितना पहले दिन था। खर्चा, हाँ, उतना ही खर्चा। तो आज भी आपको लंगर खा के जीना पड़ेगा तो आप जी लेंगे। 500 रुपया महीना दीजिए हमको, आज से लेकर के 100 साल जिएंगे तब तक उसी 500 रुपया महीना में जिंदगी चला लेंगे। इतना ही चमकते दमकते रहेंगे, जितना चमकते दमकते हैं। हाँ, पैसे से सुख का दादा मेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं होता। ये तो मेरी थ्योरी है जी, कि सुख एक मानसिक अवस्था है। सुख एक मानसिक, बिल्कुल मानसिक अवस्था है। आपके रुपए पैसे धन दौलत घोड़ा गाड़ी बंगला महल से कोई संबंध नहीं। जब मैं बचपन में साइकिल चलाता था तो उसमें भी मैं खुश था, ठीक है। तो खुशी का कुछ, तो सुख एक मानसिक अवस्था 100%। इसमें आगे क्या हुआ फिर बताइए। तो हम किसी और रोजगार के साधन के तलाश में थे, क्या करें। तो मैं जहाँ रहता हूँ अभी फिलहाल, तो लाइब्रेरी वाले जब बंद हुआ तो हम फिर थोड़ा और अपग्रेड करके उससे थोड़ा और पॉश इलाके न्यू राजेंद्र नगर में आ गए। मैं टोक रहा हूँ आपको, एक बार आपने बताया कि आपने थिएटर भी किया है, मंडी हाउस में आप नाटक भी खेले हैं, और उसके बाद उसका आर्ट गैलरी में आप बता रहे थे कि आपने कीमती पेंटिंग्स बेच के बहुत पैसा कमाया। कीमती पेंटिंग्स बेची है, जो आपके जो साहित्य कला अकादमी, ललित कला अकादमी मंडी हाउस पे, जी, तो उसमें जो आते थे तो मैं उनसे कांटेक्ट करता था। अच्छा। पेंटर से,
ये लाइब्रेरी के बाद हुआ है या पहले चल रहा था? नहीं, लाइब्रेरी के साथ साथ ही पैरेलल है, लाइब्रेरी के साथ ही पैरेलल है। लाइब्रेरी के दरमियान ही मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, मतलब जिन पद्म श्री, पद्म लाइब्रेरी ने आपका डाटा बहुत रिच किया, बहुत किया। और दूसरा चीज बहुत मतलब अच्छे लोग आपसे जुड़ गए थे। मतलब कुछ मिनिस्टर थे जिनका मैं नाम रखूंगा, वो मेरे लाइब्रेरी मेंबर थे। वाह। अभी अरविंद केजरीवाल जी के में जो विधायिका हैं पटेल नगर से, बीना आनंद जी, नहीं, वो मेरे लाइब्रेरी मेंबर हैं। अरविंद केजरीवाल की एक और सहेली भी आपकी सहेली रही है, आप बता रहे थे। जी 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 जी, हाँ, नाम नहीं बताया। हमने अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी खास सहेली, इनकी 5 महीना गर्लफ्रेंड रही है। जी जी, हाँ, हुआ आगे दिया बुता के क्या किया, ये तब हम नहीं पूछे। नहीं, वो सब कुछ भी नहीं किया। दिया बुताए नहीं आप? मेरे तरफ से नहीं था, उनके तरफ से एक तरफा था। अरे बाप रे, मेरे तरफ से नहीं था। नाम लेंगे तो आप लोग दहल जाएंगे। खैर छोड़िए, आप नाम लेंगे, आगे बताइए। तो उसके बाद जो दद्दा फिर क्या, वो आर्ट गैलरी में पेंटिंग कैसे बेची? तो आर्ट गैलरी में मैं जब वहाँ थिएटर देखने जाता था तो कैसे हुआ कि कुछ वो भी अच्छे रीडर होते हैं, जो मतलब कला की दुनिया से जुड़े हुए लोग जो होते हैं वो पाठक तो होते हैं। हाँ, पाठक होते हैं, मान लिया। हाँ, और उसमें भी एक बहुत सुंदर एक लाइब्रेरी है, साहित्य अकादमी में भी एक लाइब्रेरी है। जी जी। तो मेरे पास कोई लिंक नहीं था, तो मैं वहाँ का मेंबर तो नहीं था, पर मैं चला जाता था। कुछ किताबें हैं जो वहीं मिलती थी। तो आर्ट गैलरी वहाँ सामने लगती थी, कई बार इंडिया हैबिटेट सेंटर में आर्ट गैलरी लगती थी, तो वहाँ मैं जाता था। मैं सीधे कांटेक्ट करता था उनसे जिनकी एग्जीबिशन है। बोलता था कि क्योंकि मैं एक सच्चाई को जानता था, भूखे पेट ना भजन गोपाला, भैया इनकी भी पेंटिंग बिकनी चाहिए, तारीफ से नहीं चलेगा। एवरी पर्सन जो आता था आर्ट गैलरी में घूमने वो तारीफ करता था। मैं जाके चित्रकार को क्या बोलता था पता है, कुछ बंदे ऐसे भी आते हैं ना जिसको बाहर बड़ी गर्मी है तो एसी चल रही है, सिखा के पेंटिंग देखेंगे चल जाएंगे, इसको पेंटिंग समझ नहीं है। तो मैं आपकी कुछ पेंटिंग बेच दूं तो आप मुझे कुछ कमीशन देंगे? अच्छा। तो बोला हाँ। वो मुझे लमसम बता देते, इतने से ऊपर जितने में बेच लो। अच्छा, इतना मेरा, इसके ऊपर जितने में बेच लो वो आपका। अच्छा। तो वो अब उसमें जो इंटरेस्ट लेके जो लोग देख रहे होते थे, अब मैं ऑफिशियली वहाँ सेलर नहीं था, लेकिन मैं भी एज ए विजिटर में जा तो सकता था ना। अब कोई इंटरेस्ट लेके देख रहा है तो मैंने बिल्कुल जैसे आपके जैसे देख रहे हैं वैसे मैं भी देख रहा हूँ। तो अच्छा, इसमें आपको सबसे पहला जो हुआ था वो त्रिवेणी कला संगम, त्रिवेणी सभागार है फिक्की ऑडिटोरियम वाले रोड पे। इन जगहों पर धक्के मैंने भी खाए हैं। जी, हाँ। मंडी हाउस मेरा भी फेवरेट अड्डा रहा है। जी। मंडी हाउस में जाने का पीछे कहा था सुरेंद्र वर्मा में का साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक मुझे चांद चाहिए एक नॉवेल है, उसको मैंने बचपन में पढ़ा था ना, तो मेरे पूरी गलियां याद थी। मैं दिल्ली जाऊंगा तो यार वहां जाऊंगा। अच्छा, हाँ। खैर चलिए, वो पहले पेंटिंग बेच लेते हैं, उसके बाद आएंगे। जी, तो वहीं पे मुझे पहला सक्सेस हाथ लगा। कैसे? एक लेडी थी, बहुत रिच लेडी थी, पूरे बाल मतलब उजले बाल में भी बिल्कुल चमक दमक। अरे वाह। हाँ, तो वो आई थी, वो देख रही थी, तो मैंने बोला कि आपको क्या लगता है पेंटर ने क्या बताने की कोशिश की है? आपसे पूछा? मैंने बोला उनसे। अच्छा, आपने? हाँ, कि मेरी अकल थोड़ी कम है। ये मुझे इस फील्ड का ये भी नहीं है, मुझे समझ में नहीं, मुझे लगा था ऐसे ऐसे ब्रश मार दिया है इसने, और इसमें कुछ ना कुछ राज तो होगा। तो उन्होंने बड़े सीरियसली मुझे समझाया। अच्छा, एक चीज दद्दा है कि जब आप झुक जाते हैं ना तो आपको गाइड करने वाले लोग अनगिनत हैं। बिल्कुल। अकर जाएंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो बात सही। अकर में दादा कुछ नहीं मिलता, विनम्रता रहेगी अगर। जी। ईगो नहीं रहनी चाहिए लाइफ में। तो उन्होंने मुझे इवन यहाँ तक बताया कि ये वाइल्ड पेंटिंग है, ऐसे है, इसको तुम ऐसे मत समझो, इसका मीनिंग है। और सही में मैंने तो खैर बातचीत बढ़ाने के लिए बात बोली थी, पढ़ाने उन्होंने पढ़ाया और अच्छा पढ़ाया। अच्छा, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो अगले किसी को समझाने में मुझे काम आया। अच्छा, मुझे लगता है आपने जितना भी ज्ञान अर्जित किया जीवन में इसी तरीके से किया ना। ज्ञानी दद्दा मैं अभी भी नहीं हूँ। धरती पे इतना कुछ सीखने को मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं है, अभी तो सफर पे हैं। तो और मजा दादा बहुत आया। अभी एक मैं कमेंट पढ़ रहा था बीच में, जो आप डाल रहे थे वीडियो, एक स्वरा प्रजक्ता जी हैं। स्वरा प्रजक्ता जी का, हाँ, वो साउथ इंडिया से, उन्होंने लिखा है कि उनको भोजपुरी सब नहीं समझ आ रही, पर वो देख रही हैं। पर उन्होंने साथ में लिखा है कि आपने बहुत टफ मेहनत की होगी कि आपके बाल जो है वो ये जिंदगी, बालों की सफेदी बता रही है कि लड़ाई बड़ी कठिन थी। जी, पर उनके मतलब कमेंट को मैं सैल्यूट करता हूँ। पर मैं साथ में एक चीज में उसमें दादा कमेंट करूंगा, कभी मेरी लाइफ टफ नहीं रही है, ईमानदारी पूर्वक। मतलब एक मैं जहां से बिलोंग करता हूं वहां सच्चाई के बोलता है ना, दक्षिण में क्रिया खा के विद्या कसम कहता नहीं, मेरी लाइफ कभी टफ नहीं रही है। आज जितना मेरी लाइफ में मजा है
कम बेस मजा नहीं रहा, फुल मतलब मजे का जो मैक्सिमम लिमिट है ना वो हमेशा मेरी जिंदगी में रहा है। आपका भी मेरा वाला सिद्धांत मजा कि हमारा लाइफ का एक सिद्धांत है, जी कुछ हो जाए मजा में कभी नहीं आना ना, मजा में क्या जिंदगी कम, में मजा फुल चाहिए। ठीक है। चाहे कुछ हो चाहे मैं दादा गोल टिकट बनवा करके घूमता था ना, सर्कुलर टिकट रेलवे जब मैं जनरल क्लास को बनाता था, तो अब उतर गए स्टेशन पे, अब मैं बिंदास खाने चला जाता था स्टेशन के बाहर, ट्रेन रुके जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो वहां का स्ट्रीट फूड खा के आता था, ट्रेन चली गई तो चलते सामने चले जाओ, मैं दौड़ के नहीं पकड़ेंगे यार, राजा आदमी है, अपने लिए दूसरी गवर्नमेंट ट्रेन भेजेगी। तो फिर हम दादा पेंटिंग वाला का मैं बेचता था। अच्छा, उन्होंने सब सिखाया आपको और उन्होंने मेरी पहली ग्राहक बन गई। अच्छा, वो पहली ग्राहक बन गई। इस टॉप कैलाश में उनका घर है, मैं नाम नहीं रखूंगा, लेकिन नाम नहीं लेंगे, जी हाँ, किसी की, पर वो आज भी मेरे टच में है जी। अच्छा, कितने की, अच्छा शायद उन तक ये वीडियो नहीं पहुंचेगा, वैसे कान में बता दीजिए कितना की पेंटिंग थी, कितना में बेचे थे? 3.5 लाख। और वो पेंटर को कितना दिए थे? उन्होंने बोला था कि 2.5 से ऊपर जितना बेच दो। पेंटर ने कहा था कि 2.5 लाख से ऊपर में जितना में मर्जी बेच लेना। नहीं, उन्होंने ये बोला था कि दिन भर में 2.5 लाख में तुम पूरा बेच दोगे ना। एक बेचो, पूरा बेचो, 2.5 से ऊपर जितना बेच लो। आज 2.5 लाख में जितना बेच लो। अगर उस दिन मैं 2-3 और बेच देता तो सब मेरी इनकम होती, लेकिन मैं और बेचने में कामयाब नहीं हो पाया। तो इन्होंने 2.5 लाख की पेंटिंग 3.5 लाख में उनको बेच दी। वैसे भी उसमें प्राइस होती है ना, प्राइस ऑन डिमांड लिखी रहती है उसमें। अच्छा। उसमें कुछ है वो नहीं होता, भाई आप बताइए आप क्या दे देंगे, भाई कला की क्या कीमत है। हाँ जी, कीमत आप खुद लगाइए। हाँ, कीमत तो आपने वो पेंटिंग 3.5 लाख में बेच दी। हाँ, और वो कीमत किसने लगाई थी? उन्होंने लगाई थी खुद। हाँ, मान लो कि आपको जो करना कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे भी एक पेंटिंग लेनी है, पर आप बुजुर्ग हैं तो आप जब ले लेंगी तो उसके बाद मैं लूंगा, मेरे पास फंड की कमी है, मुझे आइडिया तो लग जाएगा कि कितने की ये चीज है, तो मैं उस हिसाब से पैसे अरेंज करके मैं लूंगा। मतलब मैं भी व्यूअर ही था, मैं सेल्समैन बन के नहीं बेचा उनको। अच्छा। उन्होंने जो पैसे का, बाद में मुझे चित्रकार ने पैसे दे दिए जी। मैंने तो जतिन दास की भी एक पेंटिंग बेच दी थी, उनके नंदिता दास के फादर। जतिन दास नहीं, वो पेंटर नहीं, वो कुछ ये बनाते थे ना, स्कल्पटर। हाँ, उस टाइप की चीज बनाते थे जी। तो उनसे मेरा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हुआ था, पर उनका कोई मीडिएटर रहा होगा, उससे कांटेक्ट हुआ, उसने मुझे अच्छी कमाई कराई थी जी। तो अच्छा, कितनी पेंटिंग और ये सब ये कलाकृति बेचे हैं आप लाइफ में? 25-30 बेचे हैं जी। अच्छा जी। फिर आगे क्या हुआ? तो हाँ, ये तो खैर मैंने बीच में एक स्टोरी घुसा दी थी जी, क्योंकि मुझे याद था। तो जब पत्नी के सैलरी से घर चलने लग गया था, फिर आपने क्या स्टार्ट किया? हाँ, तो फिर दिमाग में रहता है ना कि वाइफ की सैलरी से घर चल रहा है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, तो जल्द से जल्द करना चाहिए। मैं तब तक क्या था कि मेरा छोटा भाई जो था, भगवान करे कि वैसा भाई सबको मिले। अरे क्या बात, ठीक है, क्या बात। मतलब मैं 2 कॉपी, मैं जो हूं वही है, बिल्कुल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दादा बोल देंगे खड़े रहो, खड़े रह जाएगा, ऐसे भाई कम मिलेंगे। चलिए, गुड जी। मैं एक छोटा सा वाक्य डालता हूं। जब मैं गांव में अपने भाई को कोरोना में गया भाई, तो मुझे डर था ना, गांव में माहौल खराब होता है ना, बच्चे का कान वान भरते हैं लोग, वो छोटा बच्चा था, टीनेजर था, तो मैंने उसको एक टास्क दिया कि अपने घर के एरिया से तुमको बाहर नहीं जाना है, इतना पूरा इंडिया घूमे हो, कुछ दिन रहो। और मैं बता के भूल गया, और 1.5 साल तक वो नहीं निकला, पूरा गांव बताता है। ठीक है, तो मुझे बाद में ध्यान है, अरे मैंने क्या बोला, मैंने जाकर बोला, तो फिर अब वो निकलता है। तो ऐसा भाई भगवान सबको दे जी। तो वो भी आ गया था, तो तब तक मेरे साथ, तो हम दोनों बैठे हुए थे, हम जिक्र करते क्या करें। हमने कहा कि हमारे पास करने के लिए क्या है। तो एक दिन हम लोग गए थे ऐसे समोसा खाने, ये तो मेरे शादी के बाद की बात है, 2014 की बात जी। 2014 में हम लोग कुछ समोसा खाने गए थे, किसी ना किसी काम से न्यू में रहते थे, ओल्ड राजेंद्र गए हुए थे। तो महानगरों में क्या है, मेट्रो सिटी में, कि किसी से पता पूछिए तो लोग समय से जल्दी नहीं बताते हैं, और उल्टा सीधा जिनको जानकारी जितनी होती है बता देते हैं। तो हमसे काफी सारे लोग पता पूछ रहे थे। एक जगह पे गए, एक बंदे ने पता पूछा कुछ, और हमने उनको डिटेल में बताया, तो वो हटे तब तक एक और कोई लड़का लड़की आ गया। फिर ऐसे मतलब 5-10 मिनट तक हम पता ही बताते रह गए। तो जब पता बताते रह गए, तो फिर उसी में से किसी ने एक ने बोला, अब उनको लगता था कि ये बताने वाला कोई बंदा है क्या। वो लड़ी मतलब आधे घंटे तक चलती रह गई, बड़ी भीड़ होती है उसमें, यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, ओल्ड राजेंद्र नगर में।
तो अब फिर कुछ में था कि जो कुछ पहले से तो आके बोल रहे हैं, अच्छा बढ़िया चाय कहाँ मिलता है, इसका दुकान किधर है। ये एक बिहार की एक लड़की थी पटना की, वो छोटा वाला गैस सिलेंडर होता है ना, वो 4-5 लीटर वाला, भैया ये कहाँ भरा जाएगा ये बता दो। हमारे दिमाग में आइडिया आ गया, वहां से आइडिया क्लिक कर गया। आइडिया क्लिक कर गया। और हम घर नहीं आए, मैंने अपने भाई को बोला, नहीं बोलते आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। हम मेन गोलंबर पे खड़े थे बोल के, मैंने बोला बोल पूरब जाएगा कि पश्चिम जाएगा। मेरा भाई भी मतलब इशारों का भाषा समझने वाला। देखिए हम दोनों ने बताया नहीं क्या आइडिया आया है, पर मैंने भाई से बोला पूरब जाएगा कि पश्चिम जाएगा। तो मेरे भाई ने बोला आप पूरब साइड रहता पूरब जाइए, हम पश्चिम जाए पश्चिम जाए। और उसी चौक से हम दोनों दो तरफ चले गए। वो चला गया पानी टंकी की तरफ, मैं चला गया गंगाराम हॉस्पिटल की तरफ। और फिर जो है सो गए, तब मेरे भाई ने पूछा कि करना क्या है, वहां पूछा उसने। मैंने बोला तो वही नहीं पूछ सकता था। तब बोला कि नहीं, आप जो किताब तब देते हैं पढ़ने के लिए, उसमें लिखा रहता है कि पहले कदम तो बढ़ाओ, बाद में देखा जाएगा। तो उसने मेरे भाई ने पूछा, तो मैंने बताया कि देखो ऐसा है, हम लोग वो सर्विस देंगे कि जिसको जो चाहिए मात्र 5 रुपया में। गौरव बंसल जी इसकी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि गौरव बंसल जी हमारे मित्र हैं, उनकी वहां कोचिंग है ओल्ड राजेंद्र नगर में, और मुझे जानते थे, ताज्जुब हो गए, अच्छा वो सर्विस आपने शुरू की थी। हाँ, वो मुझे बता रहे थे। इन्होंने ओल्ड राजेंद्र नगर में एक सर्विस शुरू की कि 5 रुपया में आपको कुछ भी चाहिए, 5 रुपया में हम आपको एक्स्ट्रा 5 रुपए, एक्स्ट्रा 5 रुपीज सिर्फ डिलीवरी चार्जेस लेंगे और आपके डोर पे डिलीवर करेंगे। तो ये 2014 की बात है, ये सर्विस आपने शुरू की। 2014 हमने सर्विस शुरू की। जो चाहिए आपको, भले आप 5 रुपए के चाय लेंगे तो आपको 10 रुपए देना पड़ेगा, 5 रुपए डिलीवरी चार्ज हमको चाहिए। हाँ। और अगर आप 5,000 की कोई चीज मंगाते हैं तो भी उसमें मुझे 5 ही रुपए चाहिए। अच्छा, हाँ, अगर कोई बहुत भारी चीज है, रिक्शा का भाड़ा लगा वो भी आप देंगे। हाँ, वो तो है, वो तो अंडरस्टूड होता है। जी। तो इस तरीके से करते करते फिर हमारा काम चल निकला, डे 1 चल निकला। अच्छा, ये भी पहले दिन ही रेट, पहले दिन चल निकला। पहले दिन हम लोगों ने मैंने तकरीबन 400 450 मैंने बेल बजाए, और मेरे भाई ने तकरीबन 1000 बेल बजाए, क्योंकि मैं बीच में आ गया, मैं ऑर्डर मैनेज करने के लिए आ गया। बीच में फोन आने लगे ना, तो मैं तुम देखो, तुम मार्केटिंग करो, मैं अरेंज करता हूँ कैसे कैसे करना है, फटाफट कुछ दुकानदारों से। आप लोगों ने ये अपना बिजनेस आइडिया अपने ग्राहकों तक पहुंचाया कैसे था? डोरबेल बजा करके जाते थे, डोरबेल बजाते थे, स्टूडेंट हैं उनको नंबर अच्छा, विजिटिंग कार्ड देने में मैं कम विश्वास रखता हूँ। अच्छा, क्योंकि विजिटिंग कार्ड आप लेंगे कहीं भी रख देंगे। मैं बोलता हूँ कि अरे कार्ड खत्म हो गया है, आपके पास कोई पेपर है दीजिए ना। और आप पेपर आपने मिल गया तो आप मेरे लिए अच्छे आदमी नहीं है, आप अस्त व्यस्त आदमी है। अरे सर एक किताब पे लिख दें, अब किताब पे लिख दिया वो कभी खोएगा। दीवार पे सर लिख दें, मकान मालिक का दीवार लिख देते हैं सर, दीवार पे लिख दिया कलम से, बराबर परमानेंट मार्कर रखा था, ये नंबर है सर, इस पर कुछ भी कॉल करना है। अब वो खोने का झंझट ही नहीं है ना, जब तो दीवार पे दोबारा। भैया लोग सुन रहे हो, बिजनेस आइडियाज, विजिटिंग कार्ड कभी मत दो, वो कूड़े के ढेर में जाता है। यार मुझे आपकी बात रोक रहा हूं, मुझे अब हमको भी आइडिया आ रहा है कि आप सेल्स एंड मार्केटिंग के इतने एक्सपर्ट आदमी हैं, आपकी तो क्लासेस लगवानी चाहिए। एक आध जगह वो भी लगी हैं, मुझे पैसे भी मिले हैं उसके। अच्छा, हाँ, आपको मैं अपने दर्शकों को इनवाइट करूंगा दिल्ली में आपकी मैं सेल्स एंड मार्केटिंग की टिप्स की ऐसे ही और मोटिवेशनल एक अरेंज करेंगे कभी। ठीक है दादा, ठीक है सर, अरेंज करेंगे। जी। आपके इस हुनर का लाभ और लोगों को मिले। हाँ, तो आपने, अरे वाह, इस तरह आपने फोन नंबर नोट कराए पहले सबको। हाँ, तो 1000 को करा दिए तो 1000 कस्टमर बन गए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। नहीं, 1000 को नोट नहीं कराए, 1000 डोरबेल बजाने पे रिजल्ट जो है ना 200 150 के आसपास नोट हुए होंगे। अच्छा, हमने उतने डोरबेल बजाए थे, उतने दरवाजे हमने खटखटा दिए। तो स्टार्ट करने से पहले 2-4 दिन पहले तो आपने अपनी मार्केटिंग की होगी ना? नहीं, कुछ नहीं, वो तो चौक पे खड़े थे, घर से फोन आता है, खाना क्यों नहीं खाने आ रहे हो दोनों को, दोनों भाई हम लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ आ गया। एक ही दिन में धंधा, डे 1 हमने तकरीबन 100-125 रुपए कमा भी लिए थे, मतलब 125 रुपए, मतलब 20-25 डिलीवरी में मार दी थी हमने डे वन में। फिर वो बढ़ा धीरे धीरे बढ़ा, और उसमें बहुत सारे तरीके से प्रॉफिट ऐड होते गए। हमने दुकानदारों से, किराना दुकान वालों से बात किया, भैया आप ही के यहाँ से खरीदेंगे, ये लेज की जो 20 रुपए की चिप्स है कुछ मिलेगा? मैं लेज पे नहीं मिलेगा, ये हल्दीराम पे दे देंगे। अच्छा, हाँ, वो जो भी सामान मांगते थे फिर उसमें कुछ दो चार उनसे फिर कमीशन सेट किया, उनसे कमीशन सेट किया, इनसे 5 रुपए डिलीवरी चार्ज मिल ही रहा था। डेयरी वालों से कमीशन सेट किया, और फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद हम दोनों भाई एक दिन सुबह आजादपुर मंडी पहुंच गए।
अब लोकल सब्जियां थी वो हम अपने घर में ही रखना शुरू कर दी, हमने सब्जी वालों से वो खरीदना नहीं खरीदा। हाँ। आलू, प्याज, टमाटर, नींबू, लहसुन, ये सब चीजें हम बेसिक सब्जियां। बेसिक जो मतलब पता है कि जानी जानी है। अच्छा, उसके सब्जियों के भी ऑर्डर मिलते थे? हाँ, तो सब कुछ मंगाते थे ना बच्चे। अच्छा। बच्चे सब किताब मंगाते थे, ठीक है, सिगरेट, दारू ये भी मंगाते थे। वो आप बता रहे थे सिगरेट दारू में उसमें बड़ी जगह था, अच्छी कमाई होती थी। इसलिए क्योंकि मैं जो सिगरेट दारू पीता है, मतलब अपवाद को छोड़ करके मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टूडेंट तो नहीं है, लेकिन नहीं, वैसे वाले में भी कुछ स्टूडेंट निकले। मेरा जो छोटा भाई है, बाद में चूंकि मैं बैक में हो गया, वो फ्रंट पे रहा, तो मुझे नहीं लगता है कि इतने लो बैकग्राउंड से हम लोग आए हुए लोग, उसको 100+ IAS से निजी तौर पे अच्छी मित्रता वाली जान पहचान है। आप बता रहे थे जी, 100-150 IAS इनके छोटे भाई को जानते हैं जी, शादी ब्याह में जाता है वो, उनके शादी ब्याह में तक जाता है। कोनो काम हम कराओगे तो बताइए हम तो। हाँ। उसको तो कुछ लोगों ने मतलब कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, अरे हम तुम्हारे लिए जी जान लगा देंगे। मेरा भाई बोलता है ना, अरे सर क्या गवर्नमेंट जॉब नहीं। हाँ, आगे क्या हुआ था फिर? जी, तो फिर हमने वो ऐड किया। तो इस धंधे को कहाँ तक पहुंचाया आप लोगों ने? बहुत बड़े लेवल तक, मतलब कि आगे चल के इतने स्टाफ रख लिए होंगे आप लोग? वो सारे स्टाफ आ गए लाइब्रेरी वाले फिर से। अच्छा, लाइब्रेरी वाले सब फिर वापस आ गए? फिर वापस आ गए, कुछ नए भी आए, फिर आ गए। फिर हमने खुद तक नहीं रखा, बहुत ज़्यादा पैसे के लालची लोग नहीं हैं। हमने बोला कि चलो जो करेगा ना उसका पैसा तुम खुद रख लो, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। नाम ब्रांड मेरा चलेगा, ठीक है, SDB ब्रांड का नाम था, SDB, सूर्यवंश डिलीवरी बॉय। अच्छा। फिर आगे क्या हुआ था? तो फिर तो हम कुत्ते के नाखून कटवाने से लेकर के, बिल्ली नहलाने से लेकर के, पेट शॉप में जाने से लेकर के, गर्लफ्रेंड को रात के 12 बजे मतलब गेट पे खड़े होकर के, बर्थडे नहीं है तो बॉयफ्रेंड ने भेज दिया, तो विश करने से लेकर के, पूरे दिल्ली में केक पहुंचाने से लेकर के, मेरठ तक सप्लाई करने से लेकर के, किसी बच्चे का फादर आ रहे हैं, उसको मदर फादर आ रहे हैं, उसके पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगी तो स्टेशन से उनके घर तक लाने से लेकर के, फिर स्टेशन पर ड्रॉप कर लेकर के, कोई अगर मतलब कि तबीयत खराब हो गई तो बेटा जहाँ किराए पर रह रहा है वहाँ इलाज करा लिया, पर इतने वेल नहीं है माता जी कि वो अकेली ट्रेन में या प्लेन में जर्नी कर सकें, तो उनको झारखंड, रांची पहुंचा के आकर के, बंगलोर पहुंचा के आकर, ये सब भी काम। उसमें 90 रुपीज पर आवर लेते थे। अच्छा, आप रांची पहुंचा के आएंगे, जय घंटा लगेगा, आपके घर से निकलने तक आना, मान लीजिए 80 घंटा लग गया, हाँ, तो 190 से गुना कर लीजिए, उतना पैसा चाहिए, 90 रुपया पर आवर जी। तो ये ऐसी कोई सर्विस पहले तो प्रोवाइडर था नहीं, तो ये सारे पैरामीटर्स आपने खुद सब सेट किए थे, मैंने सेट किया था। 1.5 रुपये मिनट था बेसिकली, ये तो 90 रुपये दादा आविष्कार हुआ ना, दादा 90 रुपये आवर नहीं था, 1.5 रुपये मिनट था, 1.5 रुपये मिनट था। जी। तो ये तो आपने ये धंधे का आविष्कार किया। हाँ, तो मैंने सुना आज भी इसको अन्य कई लोग चला रहे हैं। अब तो बहुत सारे लोग चला रहे हैं, तो ठीक है, मुझे खुशी है इस चीज की। हाँ, क्या आपने एक बिजनेस क्रिएट किया, मतलब मेरी वजह से एक पुण्य काम हुआ कि इतने लोगों को रोजगार मिल गया। हाँ। इस आइडिया को कॉपी करके। हाँ, मेरा पेट भरा था तो मैं अकेले डकार के बैठ जाता था। अब उसमें मुझे लगता है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में कोरोना आने से पहले तक उस काम में तकरीबन 40 बच्चे इन्वॉल्व थे। वाह, ठीक है, सैकड़ों लोगों को रोजगार हो गया। और वो मुझसे छुप के भागते थे कि अरे इनका बिजनेस नहीं बना, अरे भाई अरे यार आओ मैं तुम्हें टिप्स दूंगा, ऐसे नहीं, ऐसे कमा सकते हो। जो इसमें बर्बाद होने आया ना उसको बर्बाद कर दो, और जो आबाद होने आया उसको आबाद कर दो। जो गरीब है उसको उससे 5 रुपए भी मत लो, पढ़ने दो उसको। और जो बाप ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत सारा घूस लेके रखा हुआ है, तो बेटा तो भगवान निकालेंगे ना, तो उसको चार्ज करो। भाई दारू लेके आएंगे, ये नहीं होता है, ठीक है। अब उनको रूल नियम से काम करते थे। एक बार अगर 4 लोगों ने बोल दिया कि खरीद के ले आओ, तो एक बार में एक ही बंदे का लाते थे। डर था ना, लोग बोलेंगे कि बाप रे इतना बोतल लेके पुलिस कहाँ जा रहे हो, सिंगल है तो भाई हम खुद पी रहे हैं, आपका मतलब है, ठीक है। तो उनसे लो, उनसे फिर 500 रुपये चार्ज लो, 1000 रुपये चार्ज लो, जितना मर्जी ले लो, क्योंकि जितनी जल्दी वो भी लूट पीट के बर्बाद हो जाएंगे ना, उनकी भी जिंदगी में फिर अच्छी राहें खुलेंगी जी। तो ये पुण्य का काम भी करते थे। अच्छा, तो ये कितने साल तक चला था? ये तो चलता रहा, इसको हमने नहीं बंद किया, इसको कोरोना ने बंद कर दिया। अच्छा, ये कोविड के कारण बंद हो गया। अब आपका कुल धंधा किसी न किसी कारण से कोनो न कोनो विघ्न पड़ जाता है। नहीं, मुझे लगता है कि भगवान को बहुत कुछ नया बड़ा देना होता है ना, तो भगवान कुछ नया आइडिया, हाँ, कि हटाओ इसको, ये कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो भगवान एक रास्ता बंद कर देते हैं, पर उससे पहले दूसरा खोल देते हैं। हाँ, खोल कर रखा रहता है। गॉड हैज गॉट, मैं इसके लिए मेरे पास एक
वाक्य है जी कि गॉड हैज गॉट बेटर प्लान्स, भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। आप ये सोच लीजिए कि यदि आपको आज लगता ना कि हाय भगवान ने मेरा ये रास्ता क्यों बंद कर दिया, तो उसके लिए भगवान को नहीं, धन्यवाद दीजिए। भगवान को बेहतर जगह गॉड पे जाना मस्ट बी हैविंग सम बेटर प्लान्स फॉर यू, इसलिए उसने एक रास्ता ये बंद किया है, उसने पक्का आपके लिए दूसरा रास्ता खोला होगा। फाइंड आउट, ढूंढो भगवान ने क्या रास्ता खोला है। तो आप क्या फिर क्या बता, रास्ते तो आसपास ही हैं। रसेल एस कैनवेल की एक भाषण है एकर्स ऑफ डायमंड, हीरो की खान, उसमें यही तो प्रूव करते हैं कि आपके आसपास जो है वो अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है। मुझे राजेंद्र नगर से विदेश थोड़ा जाना पड़ा, अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर, हर जगह है। अच्छा, उस दिन बाई चांस आप वहां नहीं गए होते, आप कहीं और चले गए होते, कहीं आप रेलवे स्टेशन चले गए होते, वहां आपको कुछ और नया आइडिया क्लिक कर जाता। अब मान लेते हैं कोई ऐसी, हम अभी थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट के प्रॉब्लम से हम थोड़ा बेसमेंट में तो हम सफर कर रहे हैं, ये आइडिया नहीं है कि कोई एक ऐसा डिवाइस आविष्कार कर ले जो बेसमेंट वाले घूम करके ये लगा दो, ये डाटा बूस्ट, ये मतलब नेटवर्क बूस्टर उधर से कैच करेगा, इधर पकड़ा देगा। आइडिया ही तो है कि जिसको करने वाला वो करेगा। तो आपकी मैंने एक खासियत देखी है कि आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी दिख जाती है जी। ये जितने भाई लोग बेरोजगार हैं ना, सब अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर, आपकी आंखें उसे देख नहीं पा रही हैं सर, शायद हाँ, मैं यही होगा कि अपॉर्चुनिटी तो है, मुझे तो दिखती है। आपको हर जगह दिख जाती है अपॉर्चुनिटी जी। फिर आगे क्या हुआ? तो जब कोरोना आया तो संजोग से डिलीवरी करने वाले लड़के भी और जिनको डिलीवरी की जाती थी वो भी सारे चले गए, सारे ग्राहक भी चले गए और हाँ, डिलीवरी बॉयज भी आपके। हाँ, तो वो तो कोविड में तो खैर पूरा हाँ, सब कुछ ही बैठ गया था। तो किसी का बिजनेस थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ होगा, हमारा 100% प्रभावित हो गया। हम बिल्कुल मैंने फिर से शून्य पे आ गए। तो इस बार शून्य पे आए तो हम लोग गाँव चले गए। तो गाँव चले गए, बहुत लोग गाँव गए। हाँ, मेरी मिसेज नहीं गई थी क्योंकि उनका मतलब वैसे जॉब में से थी जिसको गवर्नमेंट के हिसाब से उनको छुट्टी नहीं मानी थी। बैंकर, डॉक्टर और प्रशासन वालों को छुट्टी नहीं करनी थी ना। तो मेरी मिसेज यहाँ पे थी। उस बीच में 2 बार उनको कोरोना हुआ, तो हाँ सब ठीक हुआ। हाँ, तो मैंने तो दादा आज तक दवाई नहीं खाई है कोई लाइफ में अभी तक। आगे फिर क्या हुआ सब? जी चलिए उसको कर लेते। हाँ कोई नहीं आ जाओ। हाँ आगे क्या हुआ सब? तो आगे दादा फिर हम जब कोरोना में चले गए तो हम पता नहीं दिमाग में कहाँ से आया कि अब अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है, अब जरूरत है इसकी, मतलब कि परोपकार करने की। अभी कोरोना का भगवान ने ऐसा समय दिया। परोपकार कैसे होगा जब 4 पैसा आएगा तब? पहले से जो कुछ कमा कर रखे थे, कुछ यार दोस्त थे जो उन्होंने कमाया था। आपके एक फाइनेंस का जो काम वहाँ चलता है मोतिहारी में, वो तो है ही है। हाँ जी, तो वो सब है। उसके साथ जो है सो कोरोना में हम लोगों ने फिर कुछ मजदूरों को अपने स्तर पे जो बन पड़ा, जिसको जो बाहर से लौट के आए थे, जो रोजगार देना था वो हमने किया। और उसके बाद सब कोरोना में ही दद्दा जब बैठे थे ना, तो उसी में एक आइडिया आया और खाली समय था कि अच्छा पढ़ाई लिखाई कम है तो टेक्निकल चीज़ें थोड़ी कम समझ में आती है। तो फिर हुआ कि नहीं, अब भगवान इतना सोचने का मौका दे रहे हैं तो कुछ दूसरा रीजन है। तो उस दूसरे रीजन को हमने ऐसे लिया कि भगवान अब चाहते हैं कि अब हम बड़े लेवल पर रोजगार क्रिएट करें, बहुत बड़े स्तर पे। ठीक है, रोजगार क्रिएट करें। और रोजगार क्रिएट करना इसलिए आया, 2 चीजें एक साथ घटी कि एक तो कोरोना आया, तो सो कॉल लोग पहले से बेरोजगार तो अपने को बोलते ही थे, और उसमें तो रियली कुछ लोग बेरोजगार हो गए। तो ये बेरोजगारी चारों तरफ चल रही थी, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, राज्य सरकार क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। तो मन में आया अरे कौन क्या करेगा, छोड़ो, जो करेंगे हम करेंगे, दुनिया के इंतजार करेंगे। अब हम अच्छा उसी बीच में कोई खाली टाइम में किताब तो मैं बहुत पढ़ता ही था, तो मुझे डोनाल्ड जे ट्रम्प और रॉबर्ट टी कियोसाकी, इन दोनों ने मिलकर के कोई बुक लिखी हुई है, मुझे ध्यान नहीं रहा। उसके बैक पृष्ठ पे एक स्लोगन है कि दुनिया में सबसे महान काम क्या है? आप उद्यमी बनिए, आंसर है उसका, आप उद्यमी बनिए और रोजगार क्रिएट कीजिए। दिल को छू गई कि अब भैया उद्यमी बनेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ बी एन एंटरप्रेन्योर, अब उद्यमी बनेंगे। सीकर मत बनो, जॉब गिवर बनो ना, जॉब लोगों के लिए क्रिएट करो। हाँ, तो पहले मैं नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था, बीच में मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया और छोटे मोटे संगी साथियों को मतलब बनाया। अब आया कि नहीं अब उद्यमी बनेंगे, तो पता चला उद्यमी कैसे बनते कुछ पता ही नहीं। तो ढूंढते ढूंढते मैंने फिर मतलब पता लगाया कि ऐसे कितने जो CS वाले फॉर्म हैं जो अच्छी गाइडलाइन मुझे दे सकते हैं। तो नामी गिरामी बहुत होंगे, पर एक सज्जन मिले मिस्टर प्रिंस,
उनसे मेरी टैली बैठ गई। हम्म। वो मुझसे खुश हो गए, अरे सर आओ सर, ये वो। तो मन में ठीक है सर। तो हुआ कि तो उन्होंने मुझे बहुत सारे तरीके बताए कि कैसे बिल्कुल जेन्युइन तरीके से उद्यमी बना जाता है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार में कॉर्पोरेट अफेयर में सबसे पहले आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डालो, ठीक है, सब और सबका वो टीएडीए कटेगा, जो भी होती है ना, सब प्रॉपर तरीके से जैसे तनख्वाह मिलती है उस तरीके से जो आपके साथ काम करेंगे। तो उसी कोरोना में हमने उस पर काफ़ी रिसर्च किया, मैंने काफ़ी पढ़ाई की। फिर दादा मैंने 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की स्थापना की। अभी उसको 1 साल नहीं हुए हैं, जुलाई अगस्त में हमने किया। 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का स्थापना की। अभी दादा पूरा फोकस जो मेरा है उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को सीख रहा हूँ, उसके बिजनेस को। उसमें एक में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी है कि मैं वो जहर मुक्त खेती से मुक्ति दिलाकर ऑर्गेनिक खाद को, मतलब फिर मैंने बीच में पढ़ा कि हम इंपोर्ट करते हैं तो देश गरीब होता है, एक्सपोर्ट करते हैं तो देश अमीर होता है। तो हमने कहा नहीं, हम तो भाई एक्सपोर्ट करेंगे, भारत माता की ऐसे भी सेवा करेंगे, जो आता है उससे सेवा करेंगे। तो फिर उसके लिए हमने बोला, स्पेशली बोला कि जो हमारा जो कंपनी है सूर्यवंश शुद्ध सात्विक प्राइवेट लिमिटेड, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबका डालो। सीए साहब को बोला सब डालो, आज नहीं करेंगे, अभी सीख रहे हैं, कल करेंगे। कल मतलब 1 साल 2 साल बाद। अभी उसकी पूरी रिसर्च मेरी अभी के डेट में उसी पर चल रही है। बीच में हमारे साथ एक थोड़ा सा इशू आ गया, वो भी ऐसे भगवान का वरदान ही है। मेरे बच्चे को ऑटिज्म हो गया, मतलब डायग्नोस हुआ कि उसको ऑटिज्म। इनके बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है। मेरी एक बिटिया है जो 7 साल की है, बेटा अभी 5 साल का है। जब वो 4 साल का था तो किसी टीका के लिए हिसाब से हम गए थे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, बच्चों का रेगुलर टीका दिलवाने के लिए। तो उसी में एक जो लेडी थी जो ऑटिज्म पर रिसर्च कर रही थी, उनको बच्चा दिखा, मतलब कंधे पे रखे हुए थे। मेरी सिस्टर लेके गई थी, उसकी बुआ। तो उन्होंने बोला कि आप कल लेके आइए बच्चे को। हमने आया तो उन्होंने पहले तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई कि, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बोल दूं कि जिसको ऑटिज्म है वो घबराए नहीं, उनके पास बच्चे के रूप में भगवान ने एक हीरा दिया है, आप तराश सकते हैं। तो बच्चा मतलब ब्रिलियंट है। इस पे ऑटिज्म पे ना एक अलग से हम एपिसोड आप जी 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 जी। तो ऑटिज्म की समस्या आई, फिर मिसेज को मेरे जो मतलब लॉस ऑफ पे जाना पड़ा। हाँ, क्योंकि बच्चे की दिन रात के। हाँ, तो और उसके बाद से तो फिर फिर हमने अपने, और अभी क्या है, वो वाला काम जब बंद हो गया था तो एक घटना याद थी, पता नहीं सच्ची है झूठी है नहीं पता, कि एडिसन के फैक्ट्री में एक बार आग लगी थी, मैंने कहीं पढ़ा था। तो सारे लोग परेशान थे। तो एडिसन की जो लेडी थी, पीए थी, वो बोला कि आप परेशान नहीं है। बोला कि परेशान नहीं है, बहुत अच्छा हुआ आग लग गया, इसमें इतनी नाकामियां थी बनाने में, ये गड़बड़ी हो गई, सुधारते थे। अब जल गया ना, अब बिल्कुल सही तरीके से पूरा बनाएंगे। बन जल गया तो बहुत अच्छा हुआ, फिर से नया बनाएंगे। तो कोरोना आया ना, तो मैंने कहा अरे चलो, इतने दिन के जितने काम थे कोरोना ने सबको बराबर कर दिया। अब मैं खुश हो गया, मलबा हट गया अपने आप। अब नई बिल्डिंग बनेगी। अब वही है, उद्यमी बनना मेन टारगेट है। 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां दादा बना ली हैं, और उसके एवज में जानकारियां जुटा रहा हूं। आपसे जो स्पेशली मैं दौरा मिलने लखनऊ गया, इसके पीछे वजह यह थी कि वो मसाले के बारे में मैं डिटेल में जानना चाहता था, उदयन वाले मसाले के बारे में। ठीक है, क्योंकि दादा पैसा कितना ज्यादा हो, कितने एग्जैक्ट फिगर को ज्यादा कम बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं ये जानता हूं कि पैसा कमाना दुनिया का सबसे सरल काम है, उससे सरल काम धरती पे कुछ नहीं है। ठीक है, आपके मन में कुछ भी करना हो ना, कोई चीज करने के लिए बहुत सारे तत्वों की जरूरत होती है, तो उसमें जो सबसे पहले जो आसानी से पूरा जाता है ना, वो पैसा ही है। मेरे पास कभी पैसा नहीं था, अब मुझे कभी पैसे की कमी की वजह से ऐसा मेरा कोई काम अटका ही नहीं। तो अभी दादा हम यहां तक मैं पहुंचा हूं। आप हमारे यूथ को जी, जो आज बेचारा परेशान है, दिग्भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है, डिप्रेस्ड है, जी, बेरोजगारी का रोना रोता है, जी 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 जी, उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया के अगर यूथ की बात करें तो उनको मेरी बात शायद 70% उनके काम की होगी, पर मैं जहां से बिलोंग करता हूं, यूपी बिहार, स्पेशल ईस्टर्न यूपी और बिहार, वहां के लिए तो 100% एप्लीकेबल होगी कि आप जिस भ्रम में जी रहे हैं, सरकारी नौकरी। अच्छा, एक चीज, आपने दुनिया में इतनी सक्सेस हासिल की, आपने कभी कैपिटल पूंजी लगाने वाला तो कोई काम किया ही नहीं। तो लोग ये जो रोते हैं कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, बैंक लोन नहीं देता। दादा पूंजी लगा के काम उनको करना होता है जिनके पास इफरात पूंजी है, वैसे असली काम तो बिना पूंजी का होता है। कोई पूंजी वाला काम किया? नहीं, कोई पूंजी थी नहीं तो कहां से करेंगे अब, और पूंजी वाला पूंजी नहीं थी इसलिए ज्यादा बढ़िया था। एक मिनट, इस वजह से आपको कभी रुकावट महसूस हुई जिंदगी में?
ईमानदारी पूर्वक कसम खा करके कभी नहीं, कभी नहीं कि भैया मेरे मैंने लाइब्रेरी शुरू किया 350 से शुरू किया, 350 रुपए थे, वो सफिशियंट था। मैंने कुरियर का काम शुरू किया 0 पैसे से शुरू किया। तो मैंने अपना जो पहला जो गुमटी में दुकान खोला था वो क्या था, वो तो मेरे शौक के गाने सुनने के लिए रखे हुए कैसेट थे और पहले से खरीदे हुए कॉमिक्स उससे खोल दिया। तो पैसे कहां लगे? हाँ पैसे लगे, जो मैंने कुछ बचत किए थे तो वो 11-12 हजार की गुमटी खरीदी थी। वो उसको तो पूंजी नहीं कहते ना, वो तो ऐसे ही चलो इतना पैसा तो। और जब वो दुकान बंद हुई तो गुमटी कितने में बिकी? 42,000 में। गुमटी 42,000 की 42,000 में बिकी, क्योंकि एक्चुअल में जब मैंने खरीदी थी तब भी वो 20-25 हजार की थी। और तब तक फिर प्राइस बढ़ी हुई, और सिर्फ गुमटी नहीं थी ना, वो जगह भी अब हिट था, वो जगह भी तो हिट था ना गुमटी के साथ साथ। तो एक चली चलाई दुकान बेची थी, चली चलाई दुकान बेची थी मैंने जी। तो यूथ के लिए संदेश है ना, कि संदेश क्या है, मेरा एक्सपीरियंस है कि अपने आप के ऊपर आप इससे बड़ा अत्याचार कुछ नहीं करते हैं कि आप सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। सारी समस्याओं की जड़ दद्दा सरकारी नौकरी के पीछे भागना। सुन लो भैया, सारी समस्या कहते हैं ना सरकार वैकेंसी नहीं निकालती, सरकारी। अच्छा एक बार आपने भी तो सरकारी नौकरी आपको भी मिली थी, जेल पुलिस की। 8वीं पास की वैकेंसी थी, मैंने निकाल दी थी। अच्छा, छोड़ दी मैंने, ज्वाइन नहीं किया? नहीं किया ज्वाइन। रिश्वत की बात हुई, पर मेरी रिश्वत की बात रिश्वत जैसी नहीं थी, क्योंकि मैंने सब कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स से निकाला था। तो मेरे में कहा था कि भाई लड्डू खिलाने के लिए 1,000-1,500 रुपए दे दो। 1,000-1,500 तो तब भी आपने ज्वाइन नहीं किया था? वो फ्री में करते तो भी नहीं करता, मुझे तो प्रूफ करना था अपने साथियों को कि मैं पा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो हाँ, यूथ के लिए संदेश दे रहे थे आप। तो अगर आप सरकारी नौकरी के चक्कर से निकल जाएंगे ना, अच्छा इसको निकलने का मैं फॉर्मूला बताता हूं, मेरी बात क्यों माननी है। हाँ, फॉर्मूला बताइए। आप अपने जान पहचान के, आपको जिस लेवल की भी सरकारी नौकरी चाहिए उस लेवल के जान पहचान के किसी के लिए भी 10, 20, 50 लोग इकट्ठे करना कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी सूची बनाइए, सबके पास जाइए और ईमानदारी से उनसे समय लेकर के 1-1 घंटे बात कीजिए, क्या वो अपनी नौकरी से खुश हैं। अगर 10% से अगर 1% भी ज्यादा लोग बोल देते हैं ना खुश हैं, अच्छा वो जो बोले उसकी बात का यकीन मानिए। ऐसा नहीं कि अरे यार इसने पा लिया तो सही मुझे भगाने के, नहीं। उनसे उनको कसम खिला दीजिए, बच्चे कसम खिलाइए, बीवी कसम खिलाइए, माता पिता कसम खिलाइए, बोले कि अब जो बोलो सच के सिवा कुछ मत बोलो। कोर्ट में नहीं बोलते हैं कुछ नहीं बोलूंगा सच के, वैसे कसम खिला कर उनसे पूछिए। मेरा दावा है 100 में से 90 जो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, क्लर्क हो, किसी भी वर्ग के कर्मचारी हो, वो बोलेंगे कि नहीं हम सुखी नहीं हैं, रोगों का घर बन के बैठे हुए हैं हम। मैं जानता हूं, मैं हजारों सरकारी नौकरी वालों से मिला हुआ हूं जो बिल्कुल इस बात के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास मतलब आज के दिन में संपत्ति दादा जीरो है, जीरो की संपत्ति है, मेरे पास कुछ नहीं है, जीरो बैंक बैलेंस है। जो था वो सब वो कंपनी के रिसर्च में सब लगा दिया, कोरोना ने बाकी ये कर दिया। ईमानदारी पूर्वक मैंने अपने स्टाफों को कोरोना में बिना मोदी जी के आह्वान के भी तनख्वाह देते रहा जब तक मेरे पास पैसे खत्म नहीं हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो दद्दा आपको जिस चीज का भी लगा है ना कि नहीं ये सरकारी नौकरी में पा लूंगा ना, उसी के जाकर 100 बंदे से पूछो यार, अगर वो बोलते हैं कि नहीं यार हम तो बहुत बड़े जंजाल में फंस गए हैं, तो एक बार उनकी बात का यकीन करने में क्या जाता है दादा। मेरी बात क्यों यकीन करेगा? तो क्या चलो सरकारी नौकरी नहीं करेगा लड़का, क्या करेगा? मैं फोन पर दादा कम बात करता हूं। कई लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि मैं उनका नंबर मिल सकता है क्या, मैं नहीं, फोन पे मैं क्या बात करूंगा। फोन पर आपकी जिंदगी बदलने का सवाल है, आप मुझसे फोन पे बात करोगे? आप मिलो मुझसे। हाँ, मैं आपसे नहीं ये पूछने वाला था, मैं समय दे सकता हूं। आपको काउंसलिंग के लिए बहुत से बच्चे कांटेक्ट करना चाहेंगे, कैसे देंगे? मिल करके, फेस टू फेस। कहाँ मिलेंगे? मतलब जो इंटरेस्टेड, तो आप जा रहे हैं होली पे, जो इंटरेस्टेड हैं, आप कहेंगे तो उनका वो किस शहर से हैं। मैं ऐसे भी घुमक्कर आदमी हूं, मैं घूमता ही रहता हूं। आपकी घुमक्कड़ी पे ये बहुत जबरदस्त घुमक्कड़ है। और नीरज मुसाफिर थे, कल हम लोग शाम को मिलने गए थे तो उनके बारे में कहा गया है नीरज कुछ नहीं, हमारे सामने कुछ नहीं है जी। और नॉर्थ इंडिया हमसे बेशक ज्यादा घुमा होगा, साउथ इंडिया बोल रहे थे हम उससे ज्यादा घूमे। नहीं तगड़ा घुमक्कड़ है। और नीरज बहुत ग्रेट पर्सन है। नहीं तो हंसी मजाक की बात हमने देखी। जी नीरज एकदम ग्रेट पर्सन है, पर ये भी बहुत तगड़ा घुमक्कड़ है। और एक मिनट, वो जो हमने जीरो बजट ट्रेवलर्स ग्रुप बनाया है ना फेसबुक पे, उस पर तो मैंने 3 साल 4 साल उस पर किया है ऑलरेडी। आपके ग्रुप जीरो बजट ट्रैवलिंग पे एक अलग से आपके साथ
जी। कि बिना पैसे के आप कैसे हिंदुस्तान घूम सकते हैं। 1000 तरीके दद्दा मैं बता सकता हूं, आपके वीडियो कम पड़ जाएंगे। 1,00,000 तरीके बता दूंगा जीरो बजट घुमक्कड़ी के, जीरो बजट घुमक्कड़ी के, With- उस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे विथ फुल ऑनर। अच्छा, अब मुझे बताइए कि हम अपने यूथ को आपकी काउंसलिंग दिलाना चाहते हैं, आपकी गाइडेंस से बच्चे कुछ सीखें, उसका क्या सिस्टम हम बना सकते देखिए हैं। इसका सबसे पहले तो आप होली जा रहे हैं, 21-22 को वापस आ जाएंगे, जी फिर जी जाएंगे। जी 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 जी। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, आपको पता हो, जी। तो हम कम से कम जब आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से तो स्टार्ट कर सकते हैं ना। अब दादा देखिए इसमें क्या है कि एक फार्मूला सबके लिए एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं होगा, वो तो जब आप इंडिविजुअल काउंसलिंग करेंगे। हाँ, मुझे बस नहीं, कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जी, है ना। जैसे आपने कहा कि मेरी आंख का नाक हमेशा खुली रहती थी, जी जी जी, कान बहुत तेज थे, जी। 2 लोग बात कर रहे थे, आपने सुन ली और आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री में आ गए। जी 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 जी। तो ये तो बेसिक चीज है ना, ये तो हाँ, सब पे ये सब पे एप्लीकेबल है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना, जी, जी, ये तो जी। बेसिक चीज है ना। जी जी जी। इसके अलावा हाउ कैन वी हेल्प द यूथ, आप बताइए। मैं और आप मिलके अगर देखिए हमारी वीडियो देख के अगर एक बच्चा भी अगर जीवन में उसका चेंज हो जाता है ना जी, तो हमारा इस तरह चर्चा करना सफल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सार्थक हो, एक से भी हो जाएगा तो सार्थक। तो हाउ कैन वी हेल्प द यूथ? हम दादा इसमें क्या है कि लोगों से मिल सकते हैं इंडिविजुअली। कैसे मिलेंगे दिल्ली में? कहाँ मिलेंगे? जैसे फेसबुक पोस्ट पे या डाल देंगे कि इस तारीख को दिल्ली में रह रहे हैं भैया, ये फुल डे आपके लिए है, आप दिल्ली आसपास में मिलना चाहते हैं तो मिलिए। कहाँ पे जगह हम विषय बता देंगे। हम लोग तो जैसे कल हम विजय उत्सव मना रहे थे, जैसे लखनऊ में विजय उत्सव मनाया था, कल हम दिल्ली में मना रहे हैं। अब अगर हम पहले से किए होते, पार्क कनॉट प्लेस में रीगल के सामने गांधी जी के चरखे के पास कल दिन में 12 बजे हम लोग एकत्रित हो रहे हैं। तो ऐसे आप में मान लीजिए आप अब सब जैसे हम लखनऊ में थे परसों, अगर पहले से हुई होती तो हम डाल देते। हमारा काम तो विजय उत्सव 10 तारीख को था ना, हम तो लखनऊ 9 को पहुंच गए थे, तो आओ भैया 9 के दोपहर से रात तक चलो, काउंसलिंग है इस टाइप से। और काउंसलिंग है पार्क में बैठ के काउंसलिंग कर देंगे। हाँ, उसके लिए हमको होटल थोड़ी नहीं चाहिए, रेलवे स्टेशन में बैठ के कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो ये दद्दा कर सकते हैं और किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो मेरे पास जो काम करिए, आप जरा गांव पे होली मना के आइए वापस जी, तो एक प्रोग्राम आपके साथ यूथ का करते हैं दिल्ली में। अब कुछ जगह जहां मेरा जाना अक्सर होता रहता है, पटना, रीवा मध्य प्रदेश, दिल्ली, अभी आपको मनाली आया करेंगे, तो इतने तो ऐसे ही स्टॉप हो गए, इतने तो हमारे पॉइंट हो गए। हम ना यूथ के साथ चलिए मिलके एक प्रोग्राम करते हैं, और चाहे 4 लड़के भी आएंगे, 4 बच्चे भी आएंगे ना, ये आएंगे तो भी क्या दिक्कत है? एक भी आएगा तो क्या दिक्कत है जी। ठीक। तो सब ये आज का ये एपिसोड हम इसी पॉजिटिव नोट पे खत्म कर रहे हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल जी। ये सफलता असफलता तो आपके हाथ में है ना। साहिल भाई की बहुत कहानी सुन के ना बहुत सारे लोग ना वो जो कि किस्मत भाग्यवादी लोग जो होते हैं ना, अरे यार इनका भाग्य तेज है। अरे यार भाग्य एक आध बार तेज होता है, रोजाना भाग्य थोड़ी ना तेज होता है। अच्छा दादा, पहले भाग्य होता है हम क्यों माने? मैं 10 माले की बिल्डिंग पे चढ़ जाऊं और कूदूंगा तो रिजल्ट पैर टूटना या मरना है कि नहीं है? पक्का है, उसमें भाग्य क्या करेगा? तो भाग्य मतलब किसी को मतलब भावनाओं को ठेस न पहुंचे, तो भाग्य इज माय फुट। नहीं, भावना को ठेस हम पहुंचा देते हैं, हम ज्यादा नहीं माइंड करते हैं। हाँ, हमारा तो सिद्धांत जीवन का कि अपनी भावना तुम संभाल के रखो, और दादा उसको ठेस मत लगने दो। मतलब अगर किसी को बुरा लगे तो 2 मिनट की एक और बात बोल करके खत्म करें, बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, हमारे चैनल पे कोई बुरा नहीं मानता है। दादा जानते हैं जब लोग बात बोलते हैं ना कि भाग्य ठीक नहीं है, तो वो जिसको बोल रहे होते हैं उसको नहीं बोल रहे होते हैं। हम जब भी कोई चीज बोलते हैं, जैसे आज मौसम बहुत खराब है, तो ये बात हम 10 लोगों को बोले तो 10 ने इस नेगेटिव बात को एक बार सुना, पर हमारे भी तो पास 2 कान हैं जो मुंह के सबसे करीब हैं, हमने 10 बार सुना। तो बेसिकली जब कोई ये बात बोलता है ना, हर किसी के पास एक मन होता है, अंतर मन बाहिर मन, तो उसका मन हमेशा उसको कचोटता है, साला बिहारी आके कर लिया, तुमसे साला नहीं होगा, उसका मन को चोटता है। वो अपने मन को चुतिया बोल सकते हैं, नहीं ठीक, अपने मन को बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है, अपने मन को बेवकूफ बनाने के लिए, वैसे मैं बोल लेता हूं अपने मन को दद्दा बेवकूफ बनाने के लिए वो बार बार बोलता है कि भाग्य होता है, क्योंकि उसका मन उसको रात में सोते वक्त न कचोटे। वो दुनिया को नहीं बोलता है, वो अपने आप को खुद को तसल्ली दे रहा होता है, खुद को बेवकूफ बना रहा होता है। इसके अलावा दूसरा कोई रीजन नहीं है।
समझे भैया, भाग्य भाग्य कुछ नहीं होता, तब तुम्हारे हाथ में है। इस एपिसोड को यहाँ समाप्त करते हैं। और घर में बोलते हैं कि घर में बोलते हैं कि पैसे नहीं है सब्जी खरीदने के लिए। अरे यार चले जाओ सब्जी मंडी में चले जाओ, कोई वृद्ध महिला सब्जी लेके जा रही, उनका थैला धो दो, बोलो कि अम्मा 2 आलू दे दो बगल में, बदले में हमें हो गई सब्जी। कौन सी बड़ी बात है, तो मेहनत का। तो सब यह है आज का एपिसोड। अब ये सीरीज आज खत्म करेंगे, क्योंकि अब इनको जो है रात को जो है ये जा रहे हैं बिहार जी। अब जब वापस आएंगे तो इनके साथ मुझे भी कम से कम 10-20 वीडियो आपके साथ घुमक्कड़ी का बनाना आपके जैसे आदेश आपने कहा कि मुझे तो जिंदगी में कभी बुरे लोग मिले ही नहीं, मुझे नहीं मिला तो मैं क्यों जबरदस्ती बोलने जाऊं। तो वो एक्सपीरियंसेस ऐसे 2-4 स्टोरीज आपसे सुनेंगे कि आपको कैसे जिंदगी में आपको अच्छे लोग क्यों मिले। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि दादा सारे लोग होते ही अच्छे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम दोनों बैठ के करें, हम जूम पे भी और इस पे स्ट्रीमयार्ड पे भी कर लेंगे, ऑनलाइन मीटिंग्स कर लिया करेंगे। मैं मतलब उतना वो गैजेट के भी वो सब तो नेहा कर देगी। हाँ उसी नेहा वो तो हम सेटअप करके, और जरूरी नहीं है कि मैं दिल्ली में रहूं, और जब भी मैं दिल्ली आया, और वैसे भी 8वीं पास मैं हूं, वो थोड़ा ना है। तो जब भी मैं दिल्ली आया करूंगा आपके साथ बैठा करेंगे। तो तब आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेरीज इन 4 वीडियोस में देंगे, साहिल भाई कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दें, और हम बहुत जल्दी इनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन यूथ का, स्टूडेंट्स का दिल्ली में ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी आप जो जा रहे हैं मोतिहारी में बुला लीजिए कुछ लोग। हाँ, मोतिहारी आ जाए। मोतिहारी में तो कोई अगर आएगा ना, तो मैं इतना इसलिए अभी हूं कि उनका रहना खाना मैं फ्री करके एडवाइस दे दूंगा अपने गांव में। चलिए साहब, घूमने का जगह भी हो गया, आ जाओ भैया, मैं आह्वान करता हूं, सारे आ जाओ। हाँ, बिहार के जितने बच्चे हैं अगर जा सकते हैं, ये कल जो है जा रहे हैं, सुबह परसों पहुंच जाएंगे। कौन गांव हो? चंपारण। हाँ, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट, छपरा बहास गांव। छपरा बहास गांव के हैं, नियर बनसप्ती माई मंदिर। मतलब बहुत पॉपुलर मंदिर है माता का। साहिल जी से आप लोग वहां मिल सकते हैं। जब ये दिल्ली आएंगे तो दिल्ली में एक बढ़िया सेशन करेंगे। बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में दीजिए जी। आज के लिए इतना है, साहिल भाई बात करके मजा आ गया था। थैंक यू वेरी मच।